हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, हाउस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। सीए में इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हाउस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, अभी पिछली हम लोगों ने देखा 3 सेशंस मैंने आपको करवाए। मैंने रिलेटेड टू सैलरी करवाया, रिलेटेड टू पीजीबीपी करवाया, कैपिटल गेन कराया। अगर वो प्रीवियस सेशंस में से कोई सेशन आपको देखना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस हाउस प्रॉपर्टी के सेशन में आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस। ठीक है जी, पास एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एमक्यूपी सेट 1 एंड सेट 2। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर सेट 2 भी करा दो, एमक्यूपी सेट 2 करा दो, तो वो भी मैं साइमल्टेनियसली कवर करा रहा हूं इन सारे प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। टॉपिक बाय टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड एमक्यूपी आपको मिल जाएगा और आपको करवाने वाला हूं स्टडी मैट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको पास एग्जामिनेशन, एमक्यूपी सेट 1 एंड सेट 2 और स्टडी मैट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है जी, आ जाओ बच्चों, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी क्योंकि मैंने सारे के सारे सजेस्टेड आंसर बना दिए हैं अपने तरीके से। तो क्या सही है, कैसा होना चाहिए प्रेजेंटेशन, वो भी मैंने आपको आंसर बता दिए। तो मैं इस केस में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं आपके साथ कौन सा एग्जाम का करवाने वाला हूं। न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स इसके अंदर देख सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि न्यू एंड ओल्ड दोनों के लिए। ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस से रिलेटेड जो जून 2023 में एग्जाम हुआ था, जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था 2023, उस एग्जाम में जो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का एग्जाम हुआ था, वो वाला एग्जाम मैंने ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बारे में कंटेंट आज से बहुत पहले करवा दिया था। ठीक है, और उसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो अगेन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओल्ड सिलेबस का जून 2023 का पेपर, और उसमें आया हुआ हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आया है हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, आओ जरा मैं आपको दिखा देता हूं। जून 2023, ये रहा। तो जून 2023 का हाउस प्रॉपर्टी का क्या क्वेश्चन आया। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा हाउस प्रॉपर्टी का। ये क्वेश्चन आया है, मेरे को लगता है करीब 6 नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, मतलब मैंने देखा हाउस प्रॉपर्टी तो इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट टॉपिक है, हमेशा ही आया है। ठीक है, तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी जरूर करना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर है 1 का बी, हम लोग कर रहे हैं 2 का बी, सॉरी 2 का बी। और इस 2 का बी के अंदर Ramesh employed in ABC Limited, Kolkata, has 2 properties in India which are always let out. The details are as under. Property 1 and property 2. ठीक है, ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको फाइंड आउट करना है कितने इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। आपको ये नहीं फाइंड आउट करना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है, आपको फाइंड आउट करना है कितने इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक है, तो बताओ, सबसे पहले हमें हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी 1 का कितना है, प्रॉपर्टी 2 का कितना है। तो मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है। क्या आपको ये बात याद है कि हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके इंटरेस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, हाँ या ना। तो सिमिलरली मैंने इस कोलकाता वाले हाउस का एक बनाया इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2022-23 का, क्योंकि क्वेश्चन था ये 2022-23 के लिए कैलकुलेट करने की बात हो रही थी। 2023-24 असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 22-23, तो 22-23 के लिए मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया है 22-23 का इंटरेस्ट कितना है, दिखाऊं, ये देखो, ये रहा 22-23 का इंटरेस्ट। 1/4/2022 से लेकर 31 दिसंबर 90,000 और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2023 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ 1,30,000। कोई डाउट, आगे आ जाओ। फिर उसके बाद क्या हमें इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड भी चाहिए होता है, हाँ वो भी चाहिए होता है। तो वो कब से कब तक चाहिए होता है, जिस डेट पर आपने लोन लिया है, या फिर अगर आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है तो कंस्ट्रक्शन जिस डेट पर स्टार्ट हुई होगी, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन दी हुई है 1/4/2020, उस डेट से लेकर कंप्लीशन जिस डेट पर हुई उससे पहले का 31 मार्च। तो मुझे बताओ 31 मार्च 2022 तक जाना है हमें। 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 22 क्या होता है, 2 साल बनते हैं, 20-21 और 21-22। तो इन 2 सालों का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और 20-21, 21-22 का इंटरेस्ट आपको दिया होगा। ये देखो 20-21 का इंटरेस्ट दिया 140 और 21-22 का इंटरेस्ट दिया 180। तो टोटल कितना हो गया 3,20,000। आपको याद है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसको 5 सालों में डिवाइड करते हैं, तो 5 सालों में डिवाइड कर दिया, टोटल हो गया 64,000। ये हो गया हमारा इन एग्रीगेट 1,94,000 की डिडक्शन। क्या ये बात समझ में आती है हाउस नंबर 1 कोलकाता के लिए, इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद हाउस 2 की बात करते हैं। तो हाउस 2 का भी क्वेश्चन ने बोला कि कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट हुई थी 1/7/2016 को, कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है 30 जून 2019 को। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि अगेन इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो पहले तो प्रीवियस ईयर का निकालो। क्या प्रीवियस ईयर 2022-23 में कोई इंटरेस्ट बनता है, तो चेक किया, वो दिया हुआ था 50,000, तो 50,000 तो वो ले लिया मैंने। ठीक है, 50,000 तो ये ले लिया। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई और कब, जब कंस्ट्रक्शन खत्म हुई इससे पहले का 31 मार्च। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है बच्चों 1/7/2016 को, तो 1/7/2016 से लेकर कंस्ट्रक्शन खत्म कब हुई है 30 जून 2019, उससे पहले का 31 मार्च, तो 31 मार्च 2019 तक, हाँ या ना। अब बताओ 31 मार्च 19 तक, तो 1/7/16 से लेकर, क्या 16-17 का हम आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 60,000 रुपए, तो ये इंटरेस्ट ले लेंगे, बोलो। फिर इसके बाद 17-18 का भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 80,000। फिर 18-19 का भी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 70,000। अब मुझे तो क्या करना है, टोटल करना है, और आपको पता है डिडक्शन जो है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो ये इंटरेस्ट मिलेगा 42,000 का जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। टोटल हो जाएगा 50 और 42, इस साल में 92,000 के इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये है हाउस 1 और हाउस 2। ये था हमारा जून 2023 का ओल्ड सिलेबस का पेपर 6 नंबर का हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। मुझे लगता है हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैलरी हर बार एग्जाम में आ रहा है, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी हर बार एग्जाम में आया, ठीक है। हर बार एमटीपी हो, चाहे एमक्यू मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो क्या कहते हैं ये वाला आपके पेपर हो जो एग्जाम हुए हैं अभी तक पिछले एग्जामिनेशन, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमेशा है। तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी पर खासा ध्यान देना। हाउस प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत अच्छा है, स्कोर किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से। आगे आ जाओ, मेरे को अगला जो करना है वो कौन सा करना है, दिसंबर 2022 का पेपर। तो दिसंबर 2022 का पेपर मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये देखो, ये रहा दिसंबर 2022। अब दिसंबर 2022 का पेपर क्या है? अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए पेपर्स के, एग्जामिनेशन पेपर के, वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करो और सारे पुराने पेपर जो मैंने डाले हुए हैं 5 अटेम्प्ट के जो मैं करवा रहा हूं वो आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है जी। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन 7 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। 2019 का, ये 2021 का पेपर है, दिसंबर 2022 का पेपर है, ठीक है। अमर एज 50 years रेजिडेंट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज व्हिच आर लेट आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये 3 घर दिए हुए हैं, तीनों घर किराए पे दिए हुए हैं, ठीक है। कंप्यूट इनकम एट दैट हाउस प्रॉपर्टी, चलो ठीक है जी, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 आपको पता है तीनों को एक साथ भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, सबसे पहले क्या चाहिए होता है हमें, ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए होता है, यस और नो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको तो पता ही है, हमें चाहिए होती है वो 4 वैल्यूज, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। मैंने क्या किया, उसको सबको मैंने एक साथ ही सॉल्व कर दिया और इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया कि एमवी दिया हुआ है 270, कितना दिया हुआ है 270, ये रहा। तो हाउस 1 का एमवी कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, ये रहा। फिर इसके बाद फेयर रेंट दिया 270, स्टैंडर्ड हायर ऑफ 1 and 2, यही करते हैं ना, हायर ऑफ 1 and 2 मतलब म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, 270 आ गया। फिर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड रेंट दिया 210, इससे कंपेयर करेंगे व्हिचएवर इज लेस, ये आ गया 210। एक्सपेक्टेड रेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। 210 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट दिया 3 लाख, व्हिचएवर इज हायर, तो 3 लाख रुपए मेरा जीएवी आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। हाउस 1 का जीएवी बहुत ही आसान हो गया। हाउस 2 की बात करते हैं, हाउस 2 में म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख और फेयर रेंट 3,30,000, तो बताओ 3 और 3 30, व्हिचएवर इज हायर 330। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे 270, व्हिचएवर इज लेस 270, और फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट क्या कंपेयर करेंगे, व्हिचएवर इज हायर, तो एक्चुअल रेंट क्या कंपेयर किया, व्हिचएवर इज हायर, व्हिच इज जीएवी 3,30,000 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? हाउस नंबर 3 पे आ जाते हैं। हाउस नंबर 3 में दिया है म्युनिसिपल वैल्यू 330, फेयर रेंट 3 लाख, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट 420, तो ये मैंने लिख लिए, व्हिचएवर इज हायर, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, तो ये आ गया। और फिर हायर को कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, आपको दिया स्टैंडर्ड रेंट 420, व्हिचएवर इज लेस, तो 330 आएगा। और फिर उसको कंपेयर किया एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट दिया है 3 लाख रुपए। बट आप देखोगे हाउस 3 इज वेकेंट फॉर 2 months। क्या ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दिया हुआ है? ध्यान से सुनना, क्या ये इस क्वेश्चन में जो एक्चुअल रेंट लिखा है, क्या ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है? नहीं, ये एक्चुअल रेंट लिखा है। अच्छा, ये एक्चुअल रेंट जो है, ओके, ये सॉरी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ही है। हाउस 3 वेकेंट फॉर 2 months है ना, ये रिसीव्ड होना चाहिए था, इन्होंने लिखा नहीं है रिसीव्ड, ये रिसीव्ड ही होना चाहिए था, ठीक है। अब 3 लाख रुपए का रेंट जो है वो रिसीव्ड है, इसका मतलब है कि इस 3 लाख रुपए में क्या लॉस्ट ड्यू वैकेंसी 2 महीने की माइनस हो चुकी होगी? हाँ, माइनस हो चुकी होगी। इस 2 महीने की जो लॉस्ट ड्यू वैकेंसी है, 2 महीने के लिए तीसरा घर जो है वो वेकेंट है, तो वो लॉस्ट ड्यू वैकेंसी इसमें से माइनस हो चुकी होगी। तो क्या मेरे को लॉस्ट ड्यू वैकेंसी माइनस की होगी, तो क्या मैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 3 लाख है, एनुअल रेंट निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? मुझे पता है कि ये अमाउंट में से लॉस्ट ड्यू वैकेंसी माइनस हो चुकी होगी, तो ये होगा 10 महीनों का रेंट। कितने महीनों का होगा? 10 महीने का। तो बताओ 3 लाख को डिवाइड करूंगा अगर मैं 10 महीने से, तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा, विच इज 30,000।
तो 2 महीने की लॉस्ड वैकेंसी कितनी आएगी? 60,000 रुपए। मुझे बताओ लॉस्ड वैकेंसी हायर निकालने के बाद विचएवर इज हायर, उसके बाद फाइनली लॉस्ड वैकेंसी माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया? GAV। बच्चों इसके लिए वैसे तो रूल्स भी बताए जाते हैं आपको, मैं आपको बताया था रूल वाला तरीके सबसे बेस्ट तरीका होता है, और वो क्या होता है कि अगर लॉस्ड ड्यू वैकेंसी माइनस करने के बाद लॉस्ड ड्यू वैकेंसी AR जो है, इफ AR इज लेस देन ER ड्यू टू लॉस्ड ड्यू वैकेंसी, लॉस्ड ड्यू वैकेंसी की वजह से AR कम आ रहा है ER से, तो हम लोग AR को ही GAV ले लेंगे। अगर AR पहले से ही कम है, AR ER से कम तो है बट लॉस्ड ड्यू वैकेंसी की वजह से नहीं है, तो तब ER को उठाएंगे और उसमें से लॉस्ड ड्यू वैकेंसी माइनस कर देंगे। और अगर AR ER से ज्यादा आ रहा है, इवन आफ्टर डिडक्टिंग लॉस्ड ड्यू वैकेंसी ज्यादा ही आ रहा है, तो AR को ही GAV लेंगे कि बोलो हाँ या ना। तो सिमिलरली मुझे यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा लॉस्ड ड्यू वैकेंसी माइनस करने के बाद AR आ रहा था 3 लाख रुपए, ठीक है, मैं उसको देखूं तो वो ER से कम आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ लॉस्ड ड्यू वैकेंसी कम आ रहा है, इसलिए मेरे को AR को ही GAV उठाना होगा। तो मेरा AR क्या होगा? 3 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए माइनस 60,000 रुपए विच इज 3 लाख रुपए। क्या ये बात समझ में आई? वो मेरा GAV आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आएगा GAV, ठीक है। अब जरा अच्छा, अगर कोई बच्चा ये लगता है सर ये तो बहुत ही ज्यादा तेज बोल दिया आपने, ऐसा बोल दिया, तो भाई हाउस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस लेनी है आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेने हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी थ्योरी की कंटेंट की रिवीजन भी होगी, ठीक है, वो भी आप देख सकते हो। सिमिलरली मैंने जो जो वीडियोस डाली है ना प्रैक्टिस के लिए, उसकी PGBP की आपको PGBP की थ्योरी की प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है, थ्योरी मिल जाएगी। सैलरी है तो सैलरी की थ्योरी मिल जाएगी, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन की थ्योरी मिल जाएगी। सिमिलरली ये जो चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, उसकी भी थियोरेटिकल कंटेंट की रिवीजन मैंने एक अलग वीडियो में कराई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे आ जाओ। तो मेरे हिसाब से GAV निकालना आप सबको आता है, तो ये आप लोगों के सामने आ गया सबका GAV, ठीक है। फिर इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस के बारे में क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ द म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है। बट क्या म्युनिसिपल टैक्स यही होता है क्या? नहीं, सीवरेज टैक्स भी म्युनिसिपल टैक्स होता है, वाटर टैक्स भी म्युनिसिपल टैक्स होता है। तो यहां पे 10 और 15 दिया हुआ था, टोटल 15% हो गया, तो मैं 15% निकाल लेता हूं किसका? म्युनिसिपल वैल्यू का। तो 2,40,000 का 15% आएगा 50,000, करके देख लो। सॉरी, ये आ रहा है 10,000 और 10% और 15%, 2,40,000 ही बन रहा ना ये, 2,40,000। अच्छा, तो ये बन रहा है 36 और 14 ये वाला सीवरेज टैक्स, टोटल हो गया 50, तो टोटल 50 हो गया, 50 ये हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से 15% निकाल लो आप 3 लाख रुपए का हाउस 2 के लिए, 3 लाख रुपए का हाउस 2 के लिए 15% करोगे तो आएगा 45 वो 10 ये जो अलग से सीवरेज टैक्स दिया हुआ है 55 हो गया। सिमिलरली यहां पे भी कर लोगे तो ये आ गया 65। तो मेरा अगर मैं GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दूं तो क्या आएगा? एनुअल वैल्यू। और फिर आपको पता 30% की स्टैंडर्ड एक्शन माइनस होती है तो कर दी। और फिर इसके बाद आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया हुआ था वो मैंने माइनस कर दिया। क्या दिक्कत? कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो है नहीं कि जिसमें कोई लिमिट होगी। लेट आउट प्रॉपर्टी में तो सारे इंटरेस्ट की रिडक्शन मिल जाती है, तो माइनस कर दिया। ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 70,000, 60,000 और 1,01,000 रुपए नेगेटिव, ठीक है जी। तो 70 और 60 ये हो गया। क्या मैंने टोटल गलत लिख दिया क्या? हाँ, टोटल मैंने गलत लिख दिया भाई, इसको ठीक कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे। 70 और 60 हो गया 31, है ना, माइनस 1,000, तो ये हो गया 1,29,000, 129। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दिसंबर 2022 7 नंबर का क्वेश्चन लो जी आपके सामने। आगे आ जाते हैं। दिसंबर 22 के बाद मैं कराने जा रहा हूं, यह है दिसंबर 21 का, दिसंबर 21। तो दिसंबर 21 का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ये देखो, वैसे दिसंबर 21 का जो पेपर है ना उसमें कुछ दम ही नहीं था, कोई क्वेश्चन जो हाउस प्रॉपर्टी का डाला था उसमें तो कुछ दम ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। हालांकि मैंने आपको एक आधी गलती भी बताई थी इस पर्टिकुलर टॉपिक में, कैपिटल गेन में गलती आई हुई थी, ठीक है। बट हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ने बोला है संतोष सोल्ड हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट वडोदरा इन दिसंबर 2019। इन जून 2020 ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 25,000 फ्रॉम रमेश to whom he had let out his house for 2 years from May 15 to April 17. He could not realize 2 months rent for 50,000 per month from him. 2 महीने का रेंट वो रिकवर नहीं कर पाया। And to that extent, his actual rent was reduced while computing the income from house property. ठीक है, मतलब उस टाइम पे obviously actual rent को कम कर दिया गया होगा क्योंकि मिला नहीं था। Further, he has let out this property from June 17 to October 19.
ठीक है, 2020 टू मिस्टर सतीश इन अप्रैल 18 ही हैज इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000। यानी इस क्वेश्चन के अंदर एरियर्स के बारे में भी बात की जा रही है। क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब रेंट रिवाइज होता है तो एरियर्स जनरेट हो जाते हैं? हाँ, ठीक है, 12 से लेकर 15,000 रुपए का रेंट रिवाइज होने की बात उठी थी। एंड द सेम वाज सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इन November 20 द फाइनली मैटर वाज सेटल्ड। मिस्टर संतोष ने रिसीव किया एरियर्स 99,000 एंड जून 17 से लेकर अक्टूबर तक एरियर्स रिसीव हुए और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। मुझे बताओ 99,000 के जो एरियर्स रिसीव हुए हैं, ये जो एरियर्स रिसीव हुए हैं, क्या ये 99,000 के एरियर्स आपको टैक्सेबल होने चाहिए? हाँ या ना? होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अच्छा, जिस ईयर में मिलते हैं उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाते हैं। तो मुझे बताओ ये एरियर्स आपको किस साल में मिल रहे हैं? प्रीवियस ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 2021, तो प्रीवियस ईयर 2021 में ये एरियर्स आपको टैक्सेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ क्या आपको रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट भी हुआ है? हाँ, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट भी हुआ है। ये लिखा 25,000 रुपए की रिकवरी हुई है, तो 25,000 रुपए इसमें आएगा। बच्चों याद होगा सेक्शन 25A, सेक्शन 25A में लिखा हुआ साफ तौर पे जितना भी अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर होता है या एरियर्स रिकवरी होती है वो फुली टैक्सेबल होता है आफ्टर गेटिंग 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन में इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 1,24,000 का 30% आ गया 37,200। ये माइनस कर दूंगा तो मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 86,200। इज दैट क्लियर एवरीवन? 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का। इज दैट क्लियर? मुझे बाकी कोई हाउस प्रॉपर्टी का दिखा नहीं। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों का डिफरेंस यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे लगता है ये बात आपने अभी क्वेश्चन भी कर लिया। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इंस्टीट्यूट ने किया क्या है। जबरदस्ती जैसे कोई क्वेश्चन देना हो, भाई अभी तुम एक तरफ वही क्वेश्चन तुम प्रैक्टिकल में पूछ रहे हो, वैसा ही क्वेश्चन आप थियोरेटिकल में भी पूछ रहे हो। मतलब बच्चा अगर ढंग से यही पढ़ के आया हुआ है तो बच्चा पास है, और अगर बच्चा दोनों चीजें नहीं पढ़ के गया तो फिर दिक्कत है। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2019 का पेपर क्या कहता है? दिसंबर 19 का पेपर आ जाओ। दिसंबर 19, ये है जून 19। दिसंबर 19 का पेपर क्या कहता है? आओ, ये रहा दिसंबर 19, नहीं ये भी जून 19 है। दिसंबर 19 कहां गया? ये रहा। हाँ, तो बताओ दिसंबर 19 के पेपर में हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ये रहा। नाउ मिस्टर अरुण फर्निशेज यू द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है, रिलेटिंग टू हाँ जी, रिलेटिंग टू 3 हाउस प्रॉपर्टीज एट इरोड तमिलनाडु लेट आउट बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। तो हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, आपको 3 तरह की वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कंप्यूट चार्जेबल इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर जो यहां दिया हुआ है उसमें कुछ गलती है, ठीक है। तो अगर आप लोग कह रहे हो कि ये सही है, आंसर जो दिया है वो गलत है, आंसर में मिस्टेक है। मैं आपको बताता हूं करना क्या है। हमें पता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड व्हिचएवर इज हायर, यही चाहिए होता है, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर एंड व्हिचएवर इज हायर। तो हमें जीएवी निकालना है। हाउस 1 में गलती है, ठीक है, मैं हाउस 1 फिर से बता रहा हूं। हाउस 1 में सबसे पहले आपको चाहिए होता है एमवी, और क्या चाहिए होता है? एफआर। मुझे बताओ एमवी कितना है? 2,10,000। एमवी कितना है? 2,10,000, हाँ या ना? तो 2,10,000 रुपए एमवी लिख दिया। अच्छा मुझे बताओ एफआर कितना है? एफआर आपको दिया है 2,40। बताओ विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, तो हायर तो हो गया 2,40। इसके बाद हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रेंट दिया है 2,20। बोलो, स्टैंडर्ड रेंट दिया 2,20, 2,20 और 2,40, विच एवर इज लेस 2,20। तो 2,20 को तो हम बोलते हैं ईआर, याद है, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट में कितना रेंट रिसीव हुआ है? 1,60,000। क्या मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये एक्चुअल रेंट रिसीव का मतलब ये हुआ कि ये रेंट इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस हो चुकी होगी? हाँ, लॉस ड्यू टू वैकेंसी लिखा हुआ है, वैकेंट ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये वैकेंसी माइनस हो रखी होगी, यस और नो? तो 1,60,000 रुपए जो आया होगा ये 9 महीने का रेंट होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर, 9 महीने का रेंट होगा। तो 1,60,000 रुपए अगर 9 महीने का रेंट है तो क्या मैं पर मंथ का रेंट निकाल सकता हूं? पर मंथ का रेंट आ गया 17,777। अब ये मुझे पता चल गया, और मुझे इससे ये भी पता चल जाएगा लॉस ड्यू वैकेंसी कितनी है, इनटू 3, 53,333। अब इस हिसाब से देखा जाए
तो अगर मैं लॉज्ड वैकेंसी को वापस ऐड कर दूं, मतलब मैं ये करूं 1,60,000 जो 9 महीने का था उनको 12 महीने में कन्वर्ट कर दूं, तो कितना बनता है? 2,13,333 रुपए। इसमें से 51,333 ये अगर मैं माइनस कर दूं तो ये बनता है 1,60,000। कितना आता है ये? 1,60,000। यस और नो? अब ये 1,60,000 से कंपेयर करना है, बट आपने ये चेक करना होता है क्या एक्चुअल रेंट ईआर से पहले से कम है या बाद में कम हुआ? सर एक्चुअल रेंट ईआर से पहले से ही कम है। अगर मैं लॉज्ड वैकेंसी माइनस कर दूं ना, प्लस कर दूं ना वापस ईआर में, तो ईआर मेरा 2,13,000 आएगा जो कि 2,20 से पहले से कम है। तो क्या मुझे लॉज्ड वैकेंसी, क्या मुझे ईआर को ही जीएवी उठाना चाहिए? हाँ, ईआर को ही जीएवी उठाना चाहिए। तो अगर मैं ईआर को जीएवी उठाता हूं तो जीएवी उठाने के लिए 2,20,000 रुपए उसमें से लॉज्ड वैकेंसी माइनस कर देना चाहिए, वो है 51,333। तो क्या मेरा आएगा? 2,20,000 माइनस 51,333 विच इज इक्वल टू 168,667। मैंने यहां पे अच्छा ओहो 168,667 आ रहा है, इसको ठीक कर लेना, थोड़ा सा गलती मुझसे और हो गई है। 220 माइनस 51,333 यही आ रहा ना? तो अगर मैं ये करूं, कैसे निकाला था? ये निकाला था हम लोगों ने लॉज्ड वैकेंसी जो आई थी वो कैसे आई थी? 2,40,000 सॉरी 1,60,000 ये था 12 महीने का। तो मैंने निकाला था 3 महीने का कितना होगा? 1,60,000 ये था सॉरी 9 महीने का। 1,60,000 ये था 9 महीने का। तो 3 महीने का कितना आएगा? ये आया था 53333। अच्छा मैंने यहाँ गलती कर दी, ये ठीक है, इसका मतलब सॉरी ये ठीक है, 5333 यहाँ गलत कर दिया, तो ये 5333 माइनस करना था। ओके, तो 2,20,000 रुपए में से 220 में से 5333 माइनस कर दिया तो यार है 1667। वो ठीक आ रहा है फिर, इसका मतलब जो पहले ऊपर लिखा हुआ है 16667, ठीक है, 1,66,667। तो ये इसको ठीक कर दूं वापस, जो पहले था वही था, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, वो ठीक है, 1,667। अब इसमें से म्युनिसिपल टैक्स क्या कर देंगे? माइनस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ 2 मंथ की म्युनिसिपल वैल्यू। अब 2 मंथ की म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू 2,10,000 कितने महीने का है, डिवाइडेड बाय 12 कर दो, 1 महीने का आ जाएगा, इंटू 2 कर दो, तो क्या 35,000 रुपये आ जाएगा? हाँ। सिमिलरली आप इसी तरीके से इसमें से माइनस करके फिर क्या निकालोगे? स्टैंडर्ड एक्शन, ये भी निकाल लोगे। स्टैंडर्ड एक्शन निकालिए, उसका इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है, वो भी दिया हुआ है, वो भी दिया हुआ है। लो, तो मेरा आंसर आएगा 12,833 रुपए नेगेटिव। हाउस 2 का करेंगे, तो हाउस 2 का कैसे करेंगे? हाउस 2 का दिया हुआ है 3,60,000 रुपए। इससे ये 3,60,000 कैसे आया? सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू चाहिए और फेयर रेंट चाहिए, विच एवर इज हायर 360 और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं हुआ तो लोअर तो होएगा ही नहीं कुछ भी, सीधा एक्चुअल रेंट क्या कंपेयर करेंगे? 3,60,000 रुपए आएगा, तो ये 3,60,000 माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिए हुए हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए क्वेश्चन में क्या दिया नहीं हुआ कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो है वो 2 मंथ की म्युनिसिपल वैल्यू है, तो भाई निकाल लो ना, 3,30,000 ये साल का है, तो 2 महीने का कितना होगा? 55,000 रुपए आ गया। सिमिलरली हाउस 3 का भी आपको ऐसे ही करना है। चलो एनुअल वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड एक्शन माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन शायद है नहीं इसके अंदर, तो बस यही आएगा। सिमिलरली हाउस 3 का करेंगे तो 3,30,000 रुपए जीएवी आ रहा है, 2,40 और 3 लाख विच एवर इज हायर 3 लाख, 3 लाख और 3,30 विच एवर इज हायर 3,30, तो 3,30 आ जाएगा, जिसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। कैसे करोगे? 2 मंथ का म्युनिसिपल वैल्यू इज म्युनिसिपल टैक्स, तो 2 मंथ का म्युनिसिपल वैल्यू आएगा 20,000 इंटू 2 40,000, तो 290 आ गया ये, उसमें स्टैंडर्ड एक्शन माइनस किया और इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया ही हुआ है, तो ये दोनों माइनस कर दिए, मेरा आ गया हाउस प्रॉपर्टी इनकम, हाउस 1 का, हाउस 2 का और हाउस 3 का। अब टोटल इनकम निकालनी है तो तीनों का क्या करना होगा? सम करना होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, आपको सजेस्टेड आंसर देखोगे तो हाउस 1 का आंसर तो गलत दिया हुआ है, बट हाउस 2 और हाउस 3 ठीक है, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आगे आ जाओ, जून 2019 का पेपर, तो भाई ये तो 7 नंबर का पेपर, ये कितने नंबर का क्वेश्चन था? 2A, ये है 9 नंबर का क्वेश्चन। पहले की बात अलग होती, अब जो है ना 7-7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 9-9 नंबर के आते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे, ये इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा दिखाया गया है, ठीक है, नंबर जितने बड़े दिए हैं। जून 19 का भी देख लेते हैं। अब जून 19 की अगर मैं बात करूं तो हाउस प्रॉपर्टी का क्या क्वेश्चन आया, आओ जरा देखें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, नहीं सॉरी बी पार्ट। तरुण एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी, तरुण एम्प्लॉयड इन अ प्राइवेट कंपनी commenced
Construction of commercial complex in July 17, he borrowed 50 lakh from bank at the rate of 9% per annum. Interest up to 31st March 18 is 2,20,000. And for the period from 1/4/18 to 31st December 18 is 2,30,000. ओके, मतलब 31 मार्च 18 तक इंटरेस्ट इतना है, 1/4/18 से लेकर 31 दिसंबर 18 तक इंटरेस्ट इतना है, 1,40,000 रुपए टूवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर बैलेंस 3 मंथ्स जो रिमेन अनपेड है. इससे कोई फर्क पड़ता है जो अनपेड है? अनपेड वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, हमें ये नहीं चाहिए होता कि कितना पेड है कितना अनपेड. The construction of the building was completed on 31st December 2018. Okay, the building was let out on this date. 1/1/2019. मुझे एक बात बताओ, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ही 1 जनवरी 2019 को हुई है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी हम कब बोलेंगे? 1 जनवरी 19 से ही तो बोलेंगे. तो जो म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे वो पूरे साल का लेंगे? नहीं. कितने महीने का लेंगे? 3 महीने का लेंगे. फेयर रेंट पूरे साल का लेंगे? नहीं. कितने महीने का लेंगे? 3 महीने का लेंगे. स्टैंडर्ड रेंट कितने का लेंगे? 3 महीने का लेंगे. एक्चुअल रेंट कितने महीने का है? 3 महीने का ही है. क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है कि 31 दिसंबर को कंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है, ये देखो, और 1 जनवरी से आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर भी दे दिया. तो 31 दिसंबर यानी 9 महीने तो वो प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी कहलाई नहीं गई थी ना, 3 महीने तो कहलाई गई थी. तो सबको 3-3 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ, मैं जानता हूं कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर हम लोगों ने तो ये पढ़ा था कि म्युनिसिपल वैल्यू अगर पूरे साल में 1 दिन के लिए भी प्रॉपर्टी किराए पर जाती है तो पूरे साल की वैल्यू लेते हैं. म्युनिसिपल वैल्यू पूरे साल का लेना चाहिए, फेयर रेंट पूरे साल का लेना चाहिए था. हाँ, वो तब होता जब प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी होती. ये सिर्फ प्रॉपर्टी है, हाउस का है. हाउस तो बना कब है? 31 दिसंबर को. तो 1 जनवरी से ही आएगा हाउस प्रॉपर्टी इनकम. क्या मेरी बात समझे? बताओ दोस्तों, इस वाले पार्ट में ये 3 का जो मैं ए करवाने जा रहा हूं, सॉरी 2 का जो बी कराने वाला हूं, उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? म्युनिसिपल वैल्यू. क्या चाहिए होगा? म्युनिसिपल वैल्यू. और क्या चाहिए होगा? फेयर रेंट. और क्या चाहिए होगा? स्टैंडर्ड रेंट. और क्या चाहिए होगा? एक्चुअल रेंट. एमबी क्या दिया हुआ है मुझे बताओ? एमबी दिया तो हुआ है 9 लाख, बड़े पूरी साल की वैल्यू है. बट साल के लिए प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी थी नहीं ना. बोलो, तो 9 लाख रुपए को क्या मुझे 3 महीने में कन्वर्ट कर देना चाहिए? हाँ, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा 225. फेयर रेंट कैसे निकालते हैं? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप. देखो, ओनरशिप तो आपकी पूरे साल रही है, बट दिक्कत क्या है कि आपको तब तक हाउस प्रॉपर्टी नहीं थी. हाउस प्रॉपर्टी 3 महीने के लिए ही है. तो 90,000 का किराया है, चेक करो, ये रहा. 90,000 का रेंट है, मल्टीप्लाई बाय 3, 270. स्टैंडर्ड रेंट दिया है? स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, नॉट एप्लीकेबल. एक्चुअल रेंट बताओ. एक्चुअल रेंट के लिए 90,000 इंटू 3, 270. मुझे बताओ क्या करेंगे? हायर 270 और फिर हायर 270. बोलो हाँ या ना? तो क्या मेरी जीएवी 270 आ रही है? यस, तो 270 आ रही है. इसके बाद क्या करना है? इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करने हैं. चेक करो म्युनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए? 120. कैश में दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कैश में दिया गया टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी. ठीक है, हम पीजीबीपी में कुछ और पढ़ते थे, बट यहां पे पीजीबीपी नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है. एनुअल वैल्यू है 1.5 लाख रुपए. ठीक है, माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया 30%. इंटरेस्ट ऑन लोन. अब मुझे बताओ, प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालेंगे तो क्या क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होगा एक तो इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. हमें चाहिए होगा इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये प्रीवियस ईयर 18-19. उस वक्त का क्या लोन का कोई इंटरेस्ट दिया हुआ है? देखो, प्रीवियस ईयर 18-19 का कोई लोन का इंटरेस्ट दिया है? दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1/4/18 से लेकर 31 दिसंबर 2,30,000 और बाकी के 3 महीने के लिए 1,40,000 जो कि ड्यू है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेगा तो इस साल का ही ना. तो 2,30 और 1,40,000 यानी 3,70,000 रहेगा इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. फिर मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. क्या निकालूंगा? इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड. प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे चाहिए डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन से पहले का 31 मार्च. हाँ या ना? तो मुझे बताओ बोरोइंग ऑफ लोन की डेट से लेकर कंस्ट्रक्शन की डेट तक क्या मुझे दिया हुआ है? बोरिंग कब की हुई थी? लोन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है जुलाई 17, तो ऑब्वियसली इसके डेट के बाद से ही स्टार्ट हुआ होगा. उसका इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है. कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है? ये रहा 2,20,000. अप टू लिखा ना इंटरेस्ट, क्या लिखा है? इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 18 वॉज 2,20,000. अच्छा ठीक है, और 31 मार्च 18 तक ये हो गया. और हमें तो चाहिए, कब तक चाहिए हमें? जब कंस्ट्रक्शन खत्म हुई उससे पहले के 31 मार्च. कंस्ट्रक्शन कब खत्म हुई? कंस्ट्रक्शन खत्म हुई है 31 दिसंबर 2018. तो हमें 31 मार्च तक ही चाहिए था, वो 220 ही बनता है.
कितना बनता है 220। तो लो जी 220 आ गया। और ये तो हमें इसको 5 सालों में डिवाइड करना होता है, यस और नो। तो 220 डिवाइडेड बाय 5 ये आएगा 44,000। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना आएगा, 4,14,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये 4,14,000 की मुझे डिडक्शन और मिल जाएगी, तो मेरी हाउस होल्ड की इनकम यहां पर 3,09,000 आएगी नेगेटिव। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है हमारी जून 2019 का पेपर। इसके बाद दिया गया न्यू सिलेबस का एमक्यूपी सेट 1। अगर आप मुझसे पूछोगे एमक्यूपी सेट 1 क्यों नहीं करा रहे हो, एमक्यूपी सेट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। तो भाई साहब कितनी सारी वीडियोस दे रहा हूं आपको, बहुत सारी वीडियोस हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एमक्यूपी सेट 1। अभी मैं सेट 2 की बात कर रहा हूं, न्यू सिलेबस, जिसके आंसर्स अभी तक इंस्टीट्यूट ने दे ही दिए, बट मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोगों ने सॉल्व किया है तो प्लीज चेक करो। 3 का ए, ये एमक्यूपी का क्वेश्चन पेपर, आओ जरा देखें। ये है एमक्यूपी आपका लेटेस्ट सेट 2, जिसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी का क्या क्वेश्चन आया, आओ दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर है 3 का ए, ये रहा। मिस्टर राजेश ओन 2 हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो आपको बस म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 1 लाख, ये लो 1 लाख, बस चेक करते जाओ 1 लाख। फिर फेयर रेंट दिया 95, ये भी ले लिया 95। एसआर दे दिया 90, ये भी ले लिया 90। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, क्या रिसीव तो नहीं है ना, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का मतलब है कितना रेंट मिल सकता था, 1 लाख, जिसमें से अनरियलाइज रेंट 8,000 माइनस करना होगा, तो 8,000 अनरियलाइज रेंट माइनस कर दिया 92, तो एक्चुअल रेंट रिसीव हो गया 92। अब बताओ ये हो गया। अब बताओ क्या करेंगे, 1 लाख और 95 विच एवर इज हायर, 95 सॉरी 1 लाख और 90 विच एवर इज लेस, 90 और 92 विच एवर इज हायर, 92, तो 92 आएगा मेरा जीएबी। अब मेरे को दूसरा बताओ, 2 लाख और 210 म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, 210 और स्टैंडर्ड रेंट 2 लाख विच एवर इज लेस, 2 लाख। फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट दिया है 180 रिसीवेबल, जिसमें से अनरियलाइज रेंट है 2,000, तो वो हटा के 178, तो विच एवर इज हायर, तो वो हायर आएगा 2 लाख रुपए। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस कितने हैं, 10% दिया है, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो कितना आएगा 10,000। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन में लिखा है दैट म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 1 इज स्टिल अनपेड। मुझे बताओ जब तक हम पे नहीं करते तब तक हमें डिडक्शन नहीं मिलती, ये बात याद आ रही है। तो हाउस 1 का म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज तो दिया हुआ है, बट पे नहीं किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बताओ 10% यहां पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहां की बात करें, इस म्युनिसिपल टैक्स की बात करें, तो यहां पर 1,000 रुपए दिया है, इसके ऊपर भी एक नोट दिया है कि दैट ऑफ हाउस 2 का जो म्युनिसिपल टैक्स है आधा टेनेंट ने पे कर दिया, और आपको याद होगा टेनेंट ने पे करेगा तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ओनर पे करेगा तो मिलेगी। तो बताओ 1,000 का आधा कितना होता है, 500, तो 500 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, 92,199,500। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपको पता ही है 30% फिक्स होती है, तो वो तो मिलनी ही है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्वेश्चन में 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया ही हुआ है, तो वो भी कर देंगे, दूसरे वाले में नहीं दिया वो तो नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई, दैट्स इट। तो ये मेरा एमक्यूपी सेट 2 का आंसर है, आप लोग चेक कर सकते हो। तो मेरे को लगता है बहुत ही आसान है, ठीक है। बढ़े आगे। अब मैं आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी दिखा दूं, जरा स्टडी मैट के भी क्वेश्चंस देख लो दोस्तों फटाफट। हाउस प्रॉपर्टी ना मुझे लगता है बहुत ही आसान है, बहुत स्कोरिंग है आप लोगों के लिए हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि क्वेश्चन भी कोई ऐसा टिपिकल चीज नहीं आ रही है जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये एक इलस्ट्रेशन है 62। सरजू मिडे इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस इन कोलकाता। From the following particulars of houses, compute his income from the house property for the assessment year 23-24. House A let out to employee of business of Sarju at 5,000 per month. आपने किसी अपने एम्प्लॉई बिजनेस के एम्प्लॉई को दे दिया है किराए पर, बोलो हाँ या ना। विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए जरूरी था। मुझे बताओ जब कभी ऐसा होता है बिजनेस के लिए कोई जरूरी होता है और वो आपने किराए पर दे दिया, तो क्या वह हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगा? नहीं दोस्तों, वो जाएगा पीजीबीपी इनकम में। कहां जाएगा? पीजीबीपी इनकम में। तो उसके बारे में तो आपको लिखना चाहिए एक नोट, हालांकि इन्होंने लिखा नहीं हुआ बट लिखना चाहिए। कौन से वाला? जो हाउस ए है वो वाला, हाउस ए के बारे में, ठीक है। हाउस ए के बारे में इन्होंने लिखा नहीं है बट इनको लिखना चाहिए। याद रखना है इंसिडेंटल टू बिजनेस। हाउस प्रॉपर्टी अगर किराए पर देते हैं और वो जो किराए पर देते हैं वो आप अपने इंप्लॉई को देते हो, एंड विच इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या कहता है, ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम में नहीं जाएगी, पीजीबीपी इनकम में जाएगी। तो हाउस ए का तो पूरा का पूरा पीजीबीपी में जाएगा, इधर तो आएगा ही। लो जी यहां पे छोड़ दो। हाउस बी की बात करते हैं। हाउस बी के 3 फ्लैट है। पहला फ्लैट बिजनेस के लिए है, दूसरा फ्लैट रेजिडेंस के लिए, तीसरा फ्लैट लेट आउट है।
जो पहला फ्लैट बिजनेस के लिए है, वो भी वहां भी बिजनेस हो रहा है तो इसको भी छोड़ दो। सेकंड फ्लैट जो रेजिडेंस के लिए वो हो गया सेल्फ ऑक्यूपाइड, और थर्ड फ्लैट लेट आउट है, वो हो गया लेट आउट। ठीक है, तो मैं दो प्रॉपर्टीज के लिए फाइंड आउट करूंगा। मेरे पास जीएवी निकालना होगा मेरे को सबसे पहले, तो जीएवी के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू पूरी प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एट द रेट ऑफ 5% अमाउंटेड टू 20,250। क्या मैं म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं इस लैंग्वेज से म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकता हूं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एट द रेट ऑफ 5% ऑफ 5% अमाउंटेड टू 20,250। तो 20,250 अगर 5 है तो 100 कितना होगा, 4,05,000। तो मेरा म्युनिसिपल वैल्यू आ गया 4,05,000। म्युनिसिपल वैल्यू आ गया 4,05,000। ठीक है जी, तो म्युनिसिपल वैल्यू तो मुझे चाहिए होगा क्योंकि मुझे उसी के बेसिस पर, अच्छा वो भी 4,05,000 पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल वैल्यू, पूरी प्रॉपर्टी का, जिसमें मुझे चाहिए किसका, मुझे चाहिए सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का। तो 1/3 कर देंगे तो ये आएगा 4,05,000 का 1/3 विच इज इक्वल टू 1,35,000। क्या ये बात समझ में आई? 1,35,000। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद फेयर रेंट। फेयर रेंट के लिए क्वेश्चन में आपको दिया होगा इंफॉर्मेशन, आओ जरा देखें। फेयर रेंट, फेयर रेंट के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है? फेयर रेंट के लिए क्वेश्चन में रेंट पर मंथ तो दिया ही हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 15,000। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000 मेरा आ जाएगा फेयर रेंट। कितना आ जाएगा ये फेयर रेंट? 1,80,000। अब आपको पता है विच एवर इज हायर, हायर कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, तो विच एवर इज हायर ही रहेगा। उस हायर को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ। अब एक्चुअल रेंट रिसीव कितना है, आओ जरा देखें। एक्चुअल रेंट रिसीव, रेंट पे दिया है आपने प्रॉपर्टी 15,000 रुपए, तो 15,000 इंटू 12, 180 हो गया, बोलो हाँ या ना। और उसमें से अनलाइज रेंट भी है कुछ 10,000 रुपए का, तो बताओ 170 आना चाहिए यहाँ पे, यस 170 आना चाहिए। कहां पे? एआर में। अब बताओ एमवी कितना लिखा था हमने, एमवी लिखा था 135, 180, ये आ जाएगा 170। तो विच एवर इज हायर 180, 180 और 170, विच एवर इज हायर 180, तो 180 आएगा मेरा जीएबी। इज दैट क्लियर? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस बन रहे हैं वो आ रहा 20,250, पर 20,250 पूरी प्रॉपर्टी का है, तो 1/3 प्रॉपर्टी का कितना होगा, 6,750, तो वो आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। फिर इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस में से फिर स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करेंगे 30%। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। एक लोन लिया है 1 जुलाई 2019 को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी वाज कंप्लीटेड ऑन 1st of June 2021। इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12% पर एनम, नो प्रीपेमेंट इज वाज मेड। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं बात कर रहा हूं स्टडी मैट क्वेश्चन की। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन में सबसे पहले चाहिए होता है इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। आप ये चेक करो, जिस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के लिए निकाल रहे हैं 2022-23, क्या 2022-23 में लोन आउटस्टैंडिंग है या नहीं? क्वेश्चन में लिखा होगा, कह रहा कोई रीपेमेंट नहीं हुई है। अगर कोई रीपेमेंट ही नहीं हुई है आज तक, तो बताओ क्या लोन 20 लाख रुपए का अभी आउटस्टैंडिंग होगा? हाँ। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%, तो कितना हो गया, 2,40,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। फिर निकालूंगा मैं इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। क्या निकालूंगा? प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड। मुझे लोन की डेट दी हुई है 1 जुलाई 2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ठीक है, और 1 जुलाई 2019 और कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई है 1 जून 2021, तो 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जाएगा, बोलो हाँ या ना। 1 जुलाई 19 से लेकर 31 मार्च 21 तक जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस। तो बताओ कितने महीने का मेरे को इंटरेस्ट चाहिए होगा? करीब 9 महीने और 1 साल। 9 महीने और 1 साल, इतने टाइम का मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। कैसे निकालूंगा? मुझे 20 लाख का लोन दिया ही हुआ है, तो 20 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। 1 साल के लिए आ गया 2,40,000। अब बताओ 20 लाख का लोन है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 महीने के लिए कितना निकालेंगे? 9 महीने के लिए 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 1,80,000। तो क्या ये टोटल इंटरेस्ट मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आ गया? 4,20,000। बट आपको पता है 4,20,000 का जो ये इंटरेस्ट है डिवाइड बाय क्या करेंगे? 5। तो 4,20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 84,000 आएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। चेक कर ले कितना आया यहाँ पे। तो ये हो गया 84 और 24, टोटल हो गया 1,02,000, 1,08,000 सॉरी 1,08,000 सॉरी 1,08,000, 1,02,000 नहीं, तो 1,08,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। खत्म कहानी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हाउस 1 आ गया। अब इसी तरीके से हाउस 2 का भी फाइंड आउट करना होगा। सॉरी हाउस तो 2 सेम ही है, हाउस बी, बट बी के अंदर एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी थी।
और जो इंटरेस्ट है वो पूरी प्रॉपर्टी के लिए, पूरी प्रॉपर्टी के लिए। तो उस इंटरेस्ट का क्या पूरे अमाउंट की रिडक्शन मिलेगी या उसको हमें डिवाइड करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। सो 1,08,000 रुपये जो आया था ना वो पूरी प्रॉपर्टी पे था, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी पे था 1,08,000। इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम लोगों ने निकाला था तो क्या पूरी प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख का? देखें जरा ध्यान से, नहीं 20 लाख का, 20 लाख का जो हम लोगों ने परसेंटेज निकाला है 12%, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ रहा था 9 महीने का 180, ये रहा, और बाकी 12 महीने का 240, तो टोटल हो गया 420, 420 हो गया टोटल, जिसको डिवाइड कर दिया 5 से, जो कि बनेगा कितना? 84। ये हो गया 84, 84 हो गया ये, जिसके बाद लिख रहा है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है? 240। अच्छा सॉरी, एक बात तो मैं भूल ही गया, मैं 24 इसको कंसिडर कर रहा हूं, ये तो 240 है, सॉरी, ये तो 240 है ना, ये 240 है, यहाँ पे 24 कंसिडर कर रहा था मैं, गलत कर रहा था, 240 है, तो 240 डिवाइडेड बाय 84, सॉरी प्लस 84, कितना हो गया ये? 324, 324 ही है, सही तो लिखा हुआ है 324। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3 करेंगे, 324 डिवाइड बाय 3, ये अब आएगा 1,08,000। मुझे एक बात बताओ ना, ये 324 ही तो बन रहा है, ये गलती से मैंने 224,000 कंसिडर करके 1,08,000 में लिख रहा था, वो गलत लिख रहा था, 24,000 प्लस ये 84 लिख रहा था, वो गलत था, 24,000 तो है ही नहीं ना, ये 240 है। अब मैं 3,24,000 का टोटल इंटरेस्ट है पूरी प्रॉपर्टी पे, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 1,08,000 आ जाएगा, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब बताओ 1,08,000 का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या वो भी माइनस होगा? ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे इसमें से, 1,08,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी आएगा? हाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी आएगा। लोन किस चीज के लिए लिया गया था? परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन 1/4/2019 के बाद लिया गया था, हाँ। क्या कंस्ट्रक्शन 5 सालों में पहले खत्म हो गई? यस। तो क्या सारी शर्तें पूरी हो गई? यस। और अगर सारी शर्तें पूरी हो गई, लोन 1/4/1999 के बाद लिया गया, परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया, कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर्स के अंदर खत्म हो गई, तो क्या सारी शर्तें पूरी होने पर हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट की रिडक्शन कितनी मिलती है? 2 लाख, बट आपका इंटरेस्ट है कितना सेल्फ ऑक्यूपाइड में? 1,08,000, तो 1,08,000 और मिल जाएगा। तो बताओ मेरी इनकम यहां आ गई 13,275, ठीक है 13,275, और यहां आ गई 1,08,000 नेगेटिव, तो मेरा टोटल पॉजिटिव हो गया 94,725। अच्छा सर एक और पार्ट है इंटरेस्ट का, वो कहां जाएगा? पीजीबीपी में, पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड पर, उस बिजनेस के पी एंड एल अकाउंट में, डेबिट साइड पर। मेरे को हाउस ऑपरेटिंग इनकम निकालनी थी, तो मेरा काम तो हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला है, मुझे लगता है स्टडी मैट के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली एक इलस्ट्रेशन 61 भी है, सिमिलर इलस्ट्रेशन है, ठीक है, बस थोड़ा सा लेंदी है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है, बट है कुछ भी नहीं ज्यादा। 3 घरों के लिए आपको दिया हुआ है। हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2021, let out to a friend at a monthly rent of 10,000 up to 31st January, and thereafter it was let out at a fair rent 15,000. म्युनिसिपल टैक्सेस दिए, प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर इज लेट आउट एट 20,000 पर मंथ, फर्स्ट फ्लोर आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। तो यहाँ पे हाउस नंबर 2 में दो प्रॉपर्टी है, एक में वो रह रहा है, एक को किराए पर दिया है। फिर हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड इन 2011 एंड इज यूज्ड फॉर द बिजनेस। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 1 लाख रुपीज एंड ही स्पेंट 5,000 एज म्युनिसिपल टैक्सेस एंड 2,000 फॉर रिपेयरिंग। तो ये बिजनेस के लिए, जो बिजनेस के लिए उसको तो छोड़ ही दो ना, हाउस 3 को, हाउस 3 को तो छोड़ ही दो। हाउस 1 लेट आउट है, हाउस 2 के 2 पार्ट है, हाउस 2 के 2 पार्ट है, एक लेट आउट है और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। इज दैट क्लियर? बस तो हाउस 1, 2 और 3 में 1 की बात करते हैं, पहले 1 और 2 की बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 के बारे में जो बात करें वो तो पीजीबीपी में चला गया ना। 3 तो कहां चला गया? पीजीबीपी में। तो 1 और 2 की बात करनी चाहिए, 3 का तो पीजीबीपी में चला गया, तो उसको तो कंसिडर करना ही नहीं। अब बताओ लेट आउट प्रॉपर्टी, हाउस 1 क्या मान ले? हाउस 1 क्या मान ले? लेट आउट ही दिया हुआ, मंथली रेंट है ना, लेट आउट। अब मुझे बताओ सबसे पहले क्या चाहिए होता है? जीएवी चाहिए होता है। जीएवी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ प्रॉपर्टी का, दिया हुआ लिखा है 15,000 एज म्युनिसिपल टैक्स एट 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। तो 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू यानी 15,000 10% के बराबर है। तो टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितना हो गया? 1.5 लाख। तो एमवी हो गया 1.5 लाख। एफआर फेयर रेंट कितना होगा?
15,000 इंटू 12 180, तो 1.5 लाख और 180 विच एवर इज हायर 180। 180 वो हो गया। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं दिया, तो 180 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट कितना है? 10,000 अप टू 31 जनवरी, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए। और कुछ है नहीं, तो बस 1 लाख रुपए वो आ जाएगा। कंपेयर करेंगे विच एवर इज हायर, तो मेरे ख्याल से हायर आपका सामने आ गया। क्या आ गया हायर? 1.5 लाख रुपए, सॉरी 15,000 इंटू 12 180 फेयर रेंट, और म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 1.5 लाख। 180 और 1.5 लाख विच एवर इज हायर 180। 180 को कंपेयर किया आप लोगों ने मंथली रेंट का, वो है 90,000 विच एवर इज हायर, तो कितना आएगा? तो ये आएगा मेरा 1,80,000। इज दैट क्लियर? 1,80,000। तो ये मेरा 1,80,000 जीएवी आ गया। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे। दिए होंगे मुझे म्युनिसिपल टैक्सेस 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू का 10% म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है। म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? हम लोगों ने निकाली थी ना अभी 1.5 लाख रुपए। कैसे निकाली थी? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है म्युनिसिपल टैक्स 15,000। तो बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितनी होगी? अगर 15,000 10% के बराबर है तो 100% के बराबर क्या आएगा? तो वो निकाल लेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्सेस भी आ जाएगा। फिर उसके बाद एनुअल वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद स्टैंडर्ड एक्शन, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्रॉपर्टी का दिया हुआ है, दिया तो हुआ है, बट क्लियरली लिखा हुआ है ये हाउस 2 के लिए लोन है, हाउस 1 के लिए लोन नहीं है। तो हाउस 2 के लिए, और हाउस 2 की बात जब करेंगे तब देखेंगे, हाउस 1 का तो नहीं है। बताओ क्या यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन जीरो आ जाएगा? हाँ। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जीरो आने के बाद मेरी नेट, मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 1,15,500। अब ऐसे ही हाउस 2 ग्राउंड फ्लोर जो कि लेट आउट किया हुआ है, वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। ग्राउंड फ्लोर जो लेट आउट किया हुआ है, यस और नो एवरीवन? ग्राउंड फ्लोर जो लेट आउट किया हुआ है, क्या वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा? हाँ। तो ग्राउंड फ्लोर जो लेट आउट किया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। 20,000 रुपए का किराया है। फर्स्ट फ्लोर आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर है, इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ओन रेजिडेंस। म्युनिसिपल टैक्सेस दिए 20% अमाउंटेड टू 80,000। तो क्या 80,000 20% के बराबर है? तो टोटल म्युनिसिपल वैल्यू हो गई 4 लाख। मुझे बताओ 4 लाख म्युनिसिपल वैल्यू हो गई। फेयर रेंट दिया नहीं हुआ, फेयर रेंट नहीं दिया होता तो क्या करते? 20,000 इंटू 12 240, तो 4 और 240 विच एवर इज हायर। 4 को कंपेयर करेंगे, एसआर तो है नहीं, तो एआर क्या कंपेयर करेंगे? एआर आपके सामने है 20,000 इंटू 12 240, तो 240 आएगा। हायर नहीं, सॉरी 4 और 240 विच एवर इज हायर। 4 और 4 उसके बाद फिर 240 का कंपेयर करेंगे तो हायर ही आएगा। अच्छा मुझे बताओ क्या ये रेजिडेंस के लिए है? मैं भी क्या कैलकुलेट करने लग गया, ये तो रेजिडेंस के लिए है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। जब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या हम लोग इसमें एनुअल वैल्यू निकालते हैं? नहीं, निल आता है एनुअल वैल्यू। क्या आता है? निल आता है। एनुअल वैल्यू निल आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आना चाहिए। तो हाउस 2 के लिए बात करें, प्रॉपर्टी क्या किराए पे दी है? हाउस 2 आइडेंटिकल टू ग्राउंड फ्लोर, इज ऑक्यूपाइड हिम फॉर हिज रेजिडेंस। अच्छा, ओ हाउस 2 के 2 फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है एक फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है। तो ग्राउंड फ्लोर जो लेट आउट है वो तो आएगा ना 20,000 इंटू 12 240, वो आ गया। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे, 80,000 रुपए के म्युनिसिपल टैक्सेस है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस इसमें से माइनस कर देंगे। अब मुझे बताओ, जब मैं कह रहा हूं म्युनिसिपल टैक्सेस पूरी प्रॉपर्टी का है 80,000, तो एक प्रॉपर्टी है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में आप किराए पर देते हो और फर्स्ट फ्लोर आप खुद रहते हो। तो मुझे बताओ, मैं तो ग्राउंड फ्लोर के लिए निकाल रहा हूं ना, तो आधा प्रॉपर्टी आधा टैक्स करना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स 80,000 का आधा कितना हो जाएगा? 40,000। तो 40,000 की डिडक्शन मिलेगी। एनुअल वैल्यू आ जाएगा। एनुअल वैल्यू आने के बाद डिडक्शन स्टैंडर्ड एक्शन माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करो, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 60। मुझे बताओ, आप मुझसे पूछोगे सर क्या क्या इंपॉर्टेंट कर लें, तो मैं बोलूंगा इलस्ट्रेशन बेटा 62 कर लो, 61 कर लो, हाउस प्रॉपर्टी में 60 इलस्ट्रेशन कर लो, 60। दैट्स इट। बाकी जो क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, तो मुझे लगता नहीं है टाइप टॉपिक वाले कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हो। हाँ ये क्वेश्चन एक आ सकता है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर है ये, इलस्ट्रेशन है 54 इलस्ट्रेशन। इसके अलावा
मुझे और कोई टॉपिक नहीं लगता, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 54 तक करना है, दैट्स इट। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, तो ये है आपके पास कुछ क्वेश्चंस हाउस प्रॉपर्टी के, प्रैक्टिस करवाया, एमक्यूपी करवाया, और आप लोगों को करवाया स्टडी मैट के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट बता दिए। तो स्टडी मैट में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? बच्चा कहता है इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो बेटा एक तो मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को करके जाओ। लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेशन कैसे करनी है वो पता होनी चाहिए। म्युनिसिपल वैल्यू, वो जो अनरियलाइज रेंट वाला कॉन्सेप्ट है और लॉस ब्लू वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, उस पर ध्यान ज्यादा देना, ठीक है। दैट्स इट। तो मुझे लगता है यही टॉपिक्स पे अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, यही टॉपिक पे आने के फिर से चांसेस है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी अगली क्लास में मैं इनडायरेक्ट टैक्स लेके आऊंगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए वेट करना, इनडायरेक्ट टैक्स की वीडियो आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।